हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द डिकोड लॉ और आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। उसमें हम पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेक्शन नंबर 2 क्लोज ए और बी देखा था। उसके अंदर हमने देखा था ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में और कैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस बन के प्रॉमिस बनता है, और वो सेक्शन 2 क्लोज बी में हमने देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लोज सी, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रॉमिसर और प्रॉमिस सी किसको कहते हैं। सो सेक्शन नंबर 2 क्लोज सी जो है वो बात करता है कि प्रॉमिसर क्या होता है और प्रॉमिस सी क्या होता है, और यही एग्जाम में आता भी है कि प्रॉमिसर में जैसे आएगा कि पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिसर कहते हैं कि प्रॉमिस सी कहते हैं। तो याद रखना, जो प्रपोजल बनाता है, जो प्रपोजल रखता है उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसको कहते हैं प्रॉमिस सी। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी, ए ऑफर कर रहा है कि वो उसकी बाइक बी को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी में जो ए है वो है प्रॉमिस सर और जो बी है वो है प्रॉमिस सी। ठीक है, तो अब जो नया एक कंसेप्ट आ रहा है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? ये जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तब जो इंटेंशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मीन्स होता है द पार्टीज ऑफ देयर अग्रीमेंट शुड बी लीगली बाइंड एंड एनफोर्स बाय लॉ। उनको इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तब, कि अगर कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो उसको लीगली इन्फोर्स करवाया जाएगा। ये जो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में जो कंडीशन रखी जाती है उसको, उसकी जो पार्टीज होती है उसके ऊपर वो बाइंडिंग होती है, उस तरह का इंटेंशन और माइंडसेट होता है। अगर वो ना हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा ही नहीं जा सकता। और जो इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ये वही बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें उसको क्रिएट करने के लिए एक लीगल रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से हम लोग एक केस से डिस्कस करते हैं, वो है बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है इसको जाना जाता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है ना, वो क्या बताता है कि जो बाल्फर हैं, मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर, उनके बीच में क्या तय हुआ था। जब वो इंग्लैंड में रहते थे ना तब उनके बीच में तय हुआ था कि जो मिस्टर बाल्फर है वो मिसेस बाल्फर को 30 पाउंड एवरी मंथ देंगे। ठीक है, और जब मिस्टर बाल्फर सिलोन रहने लग गए तब उन्होंने कुछ महीने तो मिसेस बाल्फर को 30 पाउंड दिए, लेकिन उनके उसके बाद में फ्रिक्वेंटली कुछ टाइम के बाद में उन्होंने बंद कर दिए पैसे देने। तो मिसेस बाल्फर ने जब मांगे तब मिस्टर बाल्फर ने मना कर दिया। तो मिसेस बाल्फर गई कोर्ट में और उन्होंने बोला कि मिस्टर बाल्फर मुझे पैसे ही नहीं दे रहे, मुझे मेंटेनेंस दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या इसको लीगली इन्फोर्स करवाया जाए, उनको बोला जाए कि वो मुझे जो मेंटेनेंस की अमाउंट है वो हर महीने दे। अब कोर्ट ने कहा इस जो पूरे सिनेरियो को समझते हुए कि यहाँ पे क्या मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या उनके बीच में ऐसा कोई लीगल इंटेंशन था कि अगर कोई भी पार्टी इसको ब्रीच करेगी, ब्रीच करना इन द सेंस कोई भी पार्टी इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी, मतलब उसको परफॉर्म नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल अगर उसको परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो लीगली जाकर कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स करवाएंगे अगेंस्ट टू ईच अदर। तो इस तरह का तो कोई माइंडसेट उनके बीच में था ही नहीं। तो उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हुआ तो इन्फोर्समेंट भी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट होने के लिए पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और मिस्टर बाल्फर लाइबल ही नहीं होते हैं मिसेस बाल्फर को कोई भी पेमेंट करने के लिए, किसी भी मेंटेनेंस अमाउंट को पे करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब सेक्शन 2 क्लोज सी हमने देखा, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, और उसके बाद में हमने कंसेप्ट देखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो आता है वो है कि क्या इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना या स्टेटमेंट देना किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी कोई भी चीज के बारे में, क्या वो ऑफर कहा जाता है? ऑफर किसको कहा जाता है? कि जब कोई भी अपना हमने देखा था कि सेक्शन 2 क्लोज ए बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी विलिंगनेस बताता है सामने वाले पर्सन को कि वो किसी चीज को बेचने के लिए, कुछ करने के लिए रेडी है,
या कुछ ना करने के लिए रेडी है, तो ये जो इंटेंशन है वो ऑफर होता है। लेकिन जब कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्या वो ऑफर होगी या नहीं होगी, ये सिचुएशन हमें इस केस से पता चलेगी, जो है हार्वी वर्सेस फेसे। हार्वी वर्सेस फेसे का केस है जो 1893 में आया था। और उसमें क्या हुआ था कि जो हार्वी है उसने एक टेलीग्राम किया था फेसे को, और उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्वेश्चन पूछे थे कि विल यू सेल बम्पर हॉल पेन और व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस। हार्वी ने फेसे को पूछा कि क्या आप बम्पर हॉल पेन सेल करते हो और उसके लोवेस्ट प्राइस क्या है। अब फेसी ने रिप्लाई क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसी ने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं मतलब मैं 900 पाउंड है, सिर्फ बम्पर हॉल पेन का प्राइस बताया कि 900 पाउंड है। और उसकी वजह से हार्वी ने क्या बोला कि ठीक है मैं रेडी हूँ बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड में खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फैसे उसने मना कर दिया, उसने बोला मुझे तो बम्पर हॉल पेन बेचनी ही नहीं है, मुझे तुम्हें बम्पर हॉल बेचनी ही नहीं है, मना कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि क्या फेसी को ये राइट है मना करने का। अगर हार्वी बोल रहा है कि मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो क्या फेसी बाउंड होता है उसको बेचने के लिए। अब ये जो केस है वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जब गया तब ये जो सिचुएशन है कोर्ट के सामने आई, और जजमेंट में क्या आया कि जो जजमेंट में आया कि कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो फेसी है उसने तो सिर्फ बताया था कि जो बम्पर हॉल पेन का प्राइस बताया था, उन्होंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी कि 900 रुपीज़ का। उन्होंने ये नहीं बोला था कि ठीक है मैं तुम्हें 900 रुपीज़ में बेचने के लिए रेडी हूँ, हाँ या ना। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी आंसर नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई कि हाँ इसकी जो अमाउंट है वो 900 रुपीज़ है। अमाउंट बताना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, स्टेटमेंट देना, इट इज़ नॉट इज इक्वल टू ऑफर। ये कोई ऑफर के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसका इतना ही ध्यान रखना आप कि हार्वी वर्सेस फेसी जो है वो बताता है द स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन पास ऑन इट इज़ नॉट इज इक्वल टू ऑफर, ठीक है। तो सिर्फ लोवेस्ट प्राइस बताई थी, ना कि उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। तो अभी जो हमने 2 केसेस देखे, पाल्फर वर्सेस पाल्फर, दिस इज रिलेटेड टू द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड द सेकंड वन इट इज द हार्वे वर्सेस फेसे 1893। ये बताता है कि स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इट इज नॉट इज इक्वल टू ऑफर। ओके, नाउ द थर्ड जो कंसेप्ट है वो है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, ये बता रहा है कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ऑफर्स के, किस 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 टाइप के ऑफर्स होते हैं। तो जनरल ऑफर होती है और स्पेसिफिक ऑफर होती है। तो व्हाट इज द जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो होती है जो सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज रखी जाती है और उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफिकली जो प्रॉमिसी है उसको जाकर स्पेसिफिकली कुछ भी परफॉर्म नहीं करना पड़ता है कि हाँ जो ऑफर रखी है उसको मैंने एक्सेप्ट कर दी। अगर जनरल ऑफर रखी है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर। तो यही जो जनरल ऑफर है उसमें जो भी इश्यू क्रिएट हुआ था वो हुआ था कि कोई ऑफर जनरल ऑफर कब होती है। तो ये जो क्रिएट हुआ था इशू वो हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 में, ठीक है। इस एक्चुअली केस में क्या हुआ था ना, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी नाम की एक कंपनी है, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जिस किसी को भी अगर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक स्मोक बॉल बनाती थी इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि जो कोई भी इस स्मोक बॉल को लेगा उसके बावजूद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो उनको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। उनको क्या देंगे, फॉर एग्जांपल 100 पाउंड का उनको इनाम देंगे, सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट की सीरियसनेस को देखते हुए 1000 पाउंड डिपॉजिट भी करवा दिए बैंक में। डन, इतना हो गया। उसके बाद में कार्डिल ने ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पढ़ी और उन्होंने क्या किया, स्मोक बॉल को लिया। उन्होंने जिस तरह से डायरेक्शन दिया गया था एडवर्टाइजमेंट में उसको फॉलो करते हुए कार्लिल ने क्या किया, लिया स्मोक बॉल। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में उसके बावजूद भी जो भी डायरेक्शन थे उसको फॉलो करने के बावजूद भी कार्लिल को हो गया इन्फ्लुएंजा। तो अब उन्होंने कार्लिल ने क्या बोला, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को बोला कि मुझे रिवॉर्ड दीजिए क्योंकि आपने जो बोला था उसके हिसाब से इन्फ्लुएंजा नहीं होना चाहिए स्मोक बॉल लेने के बाद में, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया।
तो आप लायबल है मुझे रिवॉर्ड देने के लिए। तो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने मना कर दिया कि हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, जब ऑफर दी गई थी तो आपने हमें आकर एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है, तो हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो हम तो लायबल ही नहीं है आपको पे करने के लिए कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में कार्लिल गए कोर्ट, और उन्होंने क्या बोला, कार्लिल ने कोर्ट में जाकर बोला कि आप कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने जो ऑफर दी थी उसका हमने एक्सेप्टेंस किया था, आप वो मना कर रहे हैं रिवॉर्ड देने के लिए। तो फिर कोर्ट ने क्या बोला कि जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने जो ऑफर दिया था वो जनरल ऑफर था, वो पब्लिक टू लार्ज था, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉमिसी है वो आए और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करे प्रपोजल को, और उसके बाद में उसको एक्सेप्टेंस के बारे में प्रपोजल को जो प्रॉमिसर है उसको पता चले, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल ऑफर है, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी लाइबल है रिवॉर्ड देने के लिए, क्योंकि ये क्या थी, जनरल ऑफर थी जिसको कोई भी एक्सेप्ट करता है। इसके लिए हाँ, स्पेसिफिक ऑफर में ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली जो प्रॉमिस ही होता है उसको अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में प्रपोजल को जो एक्सेप्ट किया उसके बारे में प्रॉमिसर को बताना होता है। बट जनरल ऑफर में ऐसा नहीं होता है। जनरल ऑफर में जब ऑफर रखी जाती है ना पब्लिक एट लार्ज, तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस है वो समझ में आ गया होगा कि जनरल ऑफर की बात करता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब जो आता है वो है नेक्स्ट कंसेप्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है वो क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है कि जब प्रपोजल रखा जा रहा है तब उसके बारे में प्रॉमिसी को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें मेरी जो मेरी जो बाइक है वो मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ के लिए देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, सेल करने के लिए मैं अपने 10,000 रुपीज़ की जो बाइक है वो तुम्हें सेल करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब ए ने बी को ये बोला और बी ने ये सुना, उसके नॉलेज में ये बात आई, तभी उसको हम कह सकते हैं कि ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन पास ऑन होना, नॉलेज में आना। तो ये जो नॉलेज में आया तभी तो हमने कहा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, उससे हमें पता चलता है कि अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं हुआ है, ऑफर के बारे में प्रॉमिस को पता ही नहीं है, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उसको ऑफर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर देयर कैन नो बी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से नहीं होगा क्योंकि पता ही नहीं है। ऐसे ही तो हवा में कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता है ना, जिसके लिए बनाया गया है उसको पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो केस है 1913 में आया था। जो गौरी दत्त थे ना, उनका एक नेप्यू था, वो खो गया था, वो मिसिंग हो गया था। तो गौरी दत्त ने क्या किया था, गौरी दत्त ने एक उन्होंने बोला कि मेरे जो नेप्यू है उसको कोई ढूंढ के लेकर आएगा ना तो वो उसको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, इनाम देंगे। लालमन शुक्ला ने जैसे ही उसको पता चला कि उनका नेप्यू जो है वो खो गया है विदाउट एनी रिवॉर्ड, उनको पता ही नहीं था कि रिवॉर्ड के बारे में उसको कोई नॉलेज ही नहीं था, और लालमन शुक्ला ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में गौरी दत्त ने ये रिवॉर्ड के बारे में अनाउंस किया था, ठीक है। और लालमन शुक्ला उसको ढूंढ कर लेकर आए। उसके बाद उनको पता चला कि गौरी दत्त ने इस तरह का एक इनाम रखा हुआ है, ठीक है, रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो लालमन शुक्ला ने डिमांड की गौरी दत्त से, क्या मैंने आपके नेप्यू को ढूंढ के निकाला, अब आप हमें रिवॉर्ड दीजिए। तो गौरी दत्त ने मना कर दिया कि हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा रिवॉर्ड। तो फिर लालमन शुक्ला गए कोर्ट में, तो फिर क्या बोला, जजमेंट क्या आया इसमें कि यहाँ पे लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था, कम्युनिकेशन ही नहीं था ऑफर का, ऑफर जो रखी गई थी रिवॉर्ड के बारे में वो लालमन शुक्ला को पता ही नहीं थी। क्योंकि पता नहीं थी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी देखा था कि जो सेक्शन 2 क्लोज बी है वो बताता है कि एक्सेप्टेंस के बारे में, तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कोई प्रॉमिस ही नहीं बनता, और प्रॉमिस नहीं होगा तो फिर कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, और अग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड, जिसके लिए ऑफर बनाई गई है उसको पता ही नहीं था, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। अब जो नेक्स्ट आता है
वो है इनविटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। ये जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट जो सेशन होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच टू लिसन मी। और आप याद रखिएगा कि जितने भी केसेस आज जो आपको बताए गए हैं ना, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, और ये हार्वे वर्सेस फैसे, और जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जो 4 केस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आप उसको वन लाइनर में किस तरह से याद रख पाएंगे वो मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि अगर मैं बाल्फर वर्सेस बाल्फर की बात करूँ तो आपको याद रखना है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इतना आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो हार्वे वर्सेस फैसे है उसको आप याद रख सकते हो, इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑफर। ओके। और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को आप याद रख सकते हो जनरल ऑफर, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त को आप याद रख सकते हो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो दिस इज़ द लेक्चर, और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी। और आपको अगर ये चैनल का जो ये लेक्चर है वो समझ में आया हो, आपको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं, आपको कुछ अच्छा पता चला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 2 क्लोज सी, और जो भी हमने आज कंसेप्ट डिस्कस किए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और साथ में सेक्शन 2 के प्रीवाई क्यूज भी मैं आपको नॉट एमसीक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच।